दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो मॉक टेस्ट 2 है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित है। दोस्तों इससे पहले मॉक टेस्ट 1 आ चुका है, जो कि हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो जाके विजिट करें अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा है तो। चलिए दोस्तों आज के मॉक टेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं और मॉक टेस्ट 2 को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, द वे ऑफ स्टडी। इस चैनल पे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों इस सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का ही ये सीरीज है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था। दोस्तों अगर बात करें कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन कब दिया था, तो दोस्तों ये 1916 ईस्वी में ये कथन बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो एक और चीज बाल गंगाधर तिलक से जुड़ के आता है कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया, होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही अप्रैल 1916 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का एक और स्टेटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। ये स्टेटमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक का, जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। बात करें दोस्तों पलासी के युद्ध की, तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि एक तरफ से सिराजुद्दौला और दूसरे तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। उसमें क्या हुआ था दोस्तों? उसमें जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला के तरफ से ये विश्वासघात करके और सिराजुद्दौला वो युद्ध को उसको हरा दिया गया था। उसके बाद मीर जाफर को दोस्तों पलासी के युद्ध के तुरंत बाद ही इसको वहां का नवाब बना दिया गया था। तो मीर जाफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक और क्वेश्चन बन के आता है कि मीर जाफर को जो नवाब बनाया गया उसको फिर कब हटा दिया गया था। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। मीर जाफर को फिर 1760 ईस्वी में उसको अपदस्थ कर दिया गया था, और अपदस्थ करके इसके बाद जो नवाब बनाया गया था वो मीर कासिम को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। बात करें दोस्तों हैदर अली की, तो हैदर अली कौन था? तो हैदर अली जो थे वो मैसूर राज के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो तीसरा है कह रहा है 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो गांधी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया वो चलाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और इस डेट को महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर साइमन कमीशन की दोस्तों, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये गठन की बात हो रही है। और भारत दोस्तों कब आया था साइमन कमीशन? तो भारत आया था 1928 ईस्वी में यह साइमन कमीशन भारत आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नमक एक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था वो कब? तो 6 अप्रैल, ये भी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को
नमक सत्याग्रह के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था, तो दोस्तों ये 1784 ईस्वी में लाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। दोस्तों अगर बात करें अंगुत्तर निकाय की, तो अंगुत्तर निकाय जब था, इसको ये ध्यान में रखना है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ये आपको ध्यान में रखना है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसी से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें जैन ग्रंथ, तो एक जैन ग्रंथ है दोस्तों, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, इससे भी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ये जैनों का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, इससे भी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये काफी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कागज का जो आविष्कार किया गया था वह चाइना के द्वारा किया गया था। बात करें कि उस समय चीन में किसका शासन था, तो चीन में उस समय दोस्तों हान वंश का शासन था। ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि किस वंश के शासन काल में हुआ था। और बात करें कि संभवतः चीन के जो कागज का आविष्कार जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि साई लून के द्वारा। बात करें तो साई लून के द्वारा कागज का आविष्कार, और इसके डेट की बात करें तो 202 ईस्वी में इस कागज का आविष्कार माना जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें और 2-3 प्रश्न बन के आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है, यानी पुस्तक को छापने वाला पहला देश, तो उसमें भी आपको चीन ही आंसर करना है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, कागजी मुद्रा ये जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, तो इसमें भी आपको चीन ही आंसर करना है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता, तो इसमें भी आपको आंसर क्या करना है, तो चीन ही करना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? श्रीलंका को डैश वर्ष में आजादी मिली थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे अगर देखें इसका आंसर, तो आंसर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1948 ईस्वी में श्रीलंका को आजादी मिली थी। बात करें इसके पूरे डेट के बारे में, तो पूरा डेट है 4 फरवरी 1948 ईस्वी को आजादी मिली थी। किससे मिली थी, तो दोस्तों ब्रिटिश सत्ता से आजादी मिली थी। बात करें दोस्तों कि श्रीलंका का जो नाम था वो उस समय क्या था, तो श्रीलंका का नाम जो था वो सिलोन था। ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था, जो कि 1972 ईस्वी में सिलोन को नाम बदल के श्रीलंका कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका को पूर्व में क्या बोला जाता था, तो सिलोन, और 1972 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तुर्की की राजधानी लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओंकारा जो है, अंकारा वो तुर्की की राजधानी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे दोस्तों कैनबरा की, तो कैनबरा जो है वो किसकी राजधानी है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये भी हम लोग को डिस्कस करते हुए चलना है ऑप्शन के हिसाब से। और दोस्तों बात करें यहाँ वेलिंगटन की, तो वेलिंगटन किसकी राजधानी है, तो वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यरूशलेम की अगर बात करें तो ये किसकी राजधानी है, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। दोस्तों अगर कुछ बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड के जो एक सवाल आता है कि माओरी जनजाति जो निवासी है वो किस देश की है, तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। माओरी जो निवासी है वो न्यूजीलैंड की है। ये न्यूजीलैंड से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से एक सवाल आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वहां का एक क्वेश्चन बन के आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कटिबंधीय चक्रवात कौन सा है दोस्तों, तो वो बिलीबिली। ये ऑस्ट्रेलिया से बन के ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलीबिली कहाँ का चक्रवात है, तो ऑस्ट्रेलिया का। माओरी जनजाति वो न्यूजीलैंड की है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसाली यानी मिंट किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के दौरान के शासन के दौरान 1 रुपए के सिक्के
को मिंट किया गया था, यानी ढाला गया था। बात करें शेरशाह सूरी की, तो उनका जो वंश था उस वंश का नाम था सूरवंश। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सूरवंश जो था वो शेरशाह का था। और बात करें शेरशाह ने अपने शासनकाल में दोस्तों बहुत सारे काम किए, और उसमें जो इम्पोर्ट कुछ काम ऐसे थे, जैसे कुछ युद्ध उन्होंने जीते, जैसे चौसा का युद्ध की अगर बात करें 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच बीच लड़ा गया था दोस्तों, तो हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं को पराजित कर दिया गया था, हुमायूं को हरा दिया गया था, शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। उसके बाद अगर बात करें 1540 में, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में, इसमें भी हुमायूं को पराजित कर यहाँ पर शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया था। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था दोस्तों। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1540 बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें शेरशाह सूरी की, तो उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई, और दोस्तों उसका जो मकबरा है वो बिहार के ही सासाराम में उसका मकबरा है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सासाराम में किसका मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा कहा गया था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। दोस्तों अगर बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। अगर बात करें रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट का जो वास्तविक नाम बोला जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक नाम उसका क्या था, तो वास्तविक नाम को हम लोग को ध्यान में रखना है। इसको बोला जाता था अराजक और क्रांतिकारी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम अपराध अधिनियम। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी रॉलेट एक्ट न देके आपके सवाल में ये दे देगा कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कब आया था। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। दोस्तों अगर बात करें गांधी जी के इसमें क्या विचार थे, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या बोला था, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और कोडाई कनाल जो स्थित है आपके ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन बी पालनी हिल्स में स्थित है कोडाई कनाल। और ये पालनी हिल्स कहाँ है दोस्तों, तो ये पालनी हिल्स है तमिलनाडु तमिलनाडु अ, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। दोस्तों अगर बात करें कोडाई कनाल की, तो कोडाई कनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हिल स्टेशनों की राजकुमारी, ये कोडाई कनाल के बारे में बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि कोडाई कनाल क्षेत्र के जो पाए जाते हैं जनजाति, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको पलैया जनजाति बोला जाता है। पलैया जनजाति के लोग वहां पे निवास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो अकबर के द्वारा जो पंचमहल स्थापित किया गया था वह फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि अकबर के द्वारा एक जामा मस्जिद भी, अकबर के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो ये भी फतेहपुर सिकरी में ही किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बुलंद दरवाजा अगर बात करें, ये भी अकबर के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा ये भी फतेहपुर सिकरी में ही, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद अगर बात करें आगरा का किला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगरा का किला ये कहाँ, तो दोस्तों ये आगरा में, ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गिरी भूमि है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कोरोमंडल तट के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें कोरोमंडल तट की, तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के गिरिराज से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट की अगर दोस्तों बात करें, तो यह किस क्षेत्र का है, तो यह दक्षिणी पूर्वी, ये आपको ध्यान में रखना है, दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र का है। क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा तट दक्षिणी पूर्वी
तट क्षेत्र से संबंधित है, तो कोरोमंडल तट जो है वह दक्षिणी पूर्वी तट रेखा से संबंधित है। बात करें दोस्तों कि इस तट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे अगर बात करें पहले पॉइंट की, जैसे दीव से दमन, ये कौन से तट में आते हैं, तो गुजरात तट में आते हैं। दमन से गोवा, ये कोंकण तट में आते हैं। ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे कि कोंकण तट में कहाँ से कौन क्षेत्र आते हैं। उसके बाद अगर गोवा से कर्नाटक की बात करें तो ये मैंगलोर तट में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंगलोर से कन्याकुमारी, ये मालाबार तट में आते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एक दोस्तों और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वह है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो मिलान बिंदु है वो कहाँ है, तो वह नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है। और दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी पर जो जनजाति बस्ती है उसे टोडा जनजाति बोला जाता है। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। दोस्तों एशियान की अगर बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है, जबकि मलेशिया या एशियान देश का सदस्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि एशियान की स्थापना कब की गई थी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 ईस्वी में बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्थापना किया गया था दोस्तों। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थाईलैंड है, उसके बाद अगर बात करें इंडोनेशिया है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो मलेशिया है, उसके बाद अगर बात करें तो फिलीपींस है, और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो सिंगापुर। ये दोस्तों एशियान के जो है संस्थापक सदस्य है। कुल मिला के 5 संस्थापक सदस्य है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। अभी अगर वर्तमान में दोस्तों बात करें तो वर्तमान में कुल 10 देश एशियान के अभी सदस्य ग्रहण किए हुआ है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। बात करें दोस्तों अगर राजा राम मोहन राय के बारे में तो इनके द्वारा कुछ जो काम किए गए थे उसमें जो थे ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना वह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो राजा राम मोहन राय की रीति है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, या 1820 ईस्वी में उनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो दोस्तों तात्या टोपे जो भाग लिया था वो लिया था 1857 की क्रांति में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से दोस्तों भाग लिया था, तो वो कानपुर से लिया था। कानपुर में नाना साहेब के मददगार थे तात्या टोपे। बात करें दोस्तों नाना साहब के बारे में तो नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो धोंधू पंथ था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या था, तो धोंधू पंथ था। और बात करें तात्या टोपे की दोस्तों, इनका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब का धोंधू पंथ था, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें कानपुर के विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज था वह कौन था, तो वह दोस्तों कैंपबेल था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैंपबेल ने कानपुर का विद्रोह को दबा दिया था। बात करें तात्या टोपे के बारे में एक और टर्म्स दोस्तों निकल के आता है कि 1859 में यानी कि उनको फांसी दे दी गई। उनका जो एक विश्वासी मित्र था मान सिंह, उन्होंने उनको गिरफ्तार करवा दिया, और गिरफ्तार कराने के बाद शिवपुरी, ये भी पूछा जाता है कि उनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा यानी फांसी दे दी गई थी। चलिए अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। दोस्तों जो हिंदुओं का निकाय कहा है वो कहा है लॉर्ड विस्काउंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर यहाँ पे विंस्टन चर्चिल की, इनका कहना था
कि जो भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान सभा करती है, एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ये विंस्टन चर्चिल का कहना था। बात करें अगर दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन का, तो इनके संविधान सभा के प्रति इनका क्या स्टेटमेंट था, तो इन्होंने कहा था कि संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये स्टेटमेंट इनका था। और बात करें निराजुद्दीन अहमद की, तो निराजुद्दीन अहमद ने संविधान सभा को अपवाहन समिति बोला था, अपवाहन समिति बोला था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एंथोरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों जो एंथोरियम त्योहार है वह मनाया जाता है, ऑप्शन बी मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस एंथोरियम त्योहार में होता क्या है, तो यहाँ केंद्र सरकार की मदद से, ध्यान रखना है केंद्र सरकार, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एंथोरियम त्योहार में केंद्र या राज्य किसका हस्तक्षेप होता है, तो दोस्तों केंद्र सरकार की मदद से यानी वित्तीय सहयोग से मिजोरम का जो पर्यटन विभाग होता है, मिजोरम का पर्यटन विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग, ये दोनों विभाग मिलकर इसका आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है, एक पर्वत है उसका नाम है रेइक पर्वत, उस पर एक बना हुआ है रिसोर्ट, उसी रिसोर्ट में इसका आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटनों का बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, तो जावरी की पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावरी की पहाड़ी दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जयंतिया की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और गारो की पहाड़ी, ये सभी मेघालय में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर जो है वह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले अगर बात करें तो पहला महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है, और दूसरे महासागर की अगर बात करें तो दूसरे में अटलांटिक महासागर आता है, और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर। ये आपको क्रम ध्यान में रखना है क्योंकि यह पूछा जाता है। हिंद महासागर की अगर गहराई की बात करें दोस्तों, तो इसकी गहराई 3741 मीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो दोस्तों जो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है वह अंतिम वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था यानी एक वित्त वर्ष में क्या होता है दोस्तों, तो एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। अंतिम वस्तुएं प्लस सेवाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों अंतिम वस्तु दिया है, लेकिन यहाँ साथ में अगर प्लस में सेवाएं भी दे सकता है, ये तो आपको उसको सही करना है। बात करें अगर वित्तीय वर्ष की, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है दोस्तों, तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। दोस्तों जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। बात करें अगर द्वितीय औद्योगिक नीति की, तो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों यह 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को किया गया था, दूसरे औद्योगिक नीति की घोषणा। और बात करें अगर तीसरे औद्योगिक नीति की, तो इसमें यह किया गया था 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, क्योंकि इसी नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये तीनों की घोषणा दोस्तों इसी 1991 के औद्योगिकरण नीति में किया गया था, और इसी को नई आर्थिक नीति बोला जाता है, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी बोला जाता है, नई आर्थिक नीति।
और बात करें दोस्तों उस समय नई आर्थिक नीति के जो जनक थे वो किनको बोला जाता है 1991 में, तो उस समय जो जनक थे वो थे मनमोहन सिंह को बोला जाता है। मन ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बात करें अस्थायी बंदोबस्त की तो यह लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। और कब लगाया गया था, तो 1793 ईस्वी में लगाया गया था। बात करें जो पहले तो अस्थायी रूप से 10 वर्ष के लिए लगाया गया था। कर्नवालिस के द्वारा एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन शोर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष बनते तो सर जॉन शोर थे। और दोस्तों ये जो अस्थायी रूप से 10 वर्षों के लिए जो अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था भू राजस्व के लिए, उसको अस्थायी कर दिया गया इस कमेटी बनने के बाद, और अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। बात करें अगर दोस्तों कि यह किस किस क्षेत्र में लागू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त, तो कुल मिला के अगर बात करें रूप से बंगाल, उसके बाद अगर बात करें तो बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास, ये प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो पहले संस्कृत एक विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय था जिसके ऊपरी भाग को तोड़वा कर और गुंबज और मेहराब बनवा दिया गया था, और बनवा के उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया गया था। बात करें अगर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उनका एक और जो इम्पोर्टेंट निर्माण है वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह मस्जिद भारत में प्रथम मस्जिद, ये भारत का प्रथम मस्जिद माना जाता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। चलिए बात करें अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हो गई थी। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें दोस्तों 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को किन दो देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंगीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये जो अंगीकृत किया गया है वह किया गया है 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। इसमें अगर बात करें तो बांग्लादेश को कुल परिक्षेत्र में 111 परिक्षेत्र दिया गया है, जबकि भारत को मिला है 51 परिक्षेत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, बांग्लादेश को 111 और भारत को 51 परिक्षेत्र इससे प्राप्त हुआ है इस समझौते से। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों जो बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था विनियमन का, वो 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों जो चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था वो था किंग राजवंश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीन गणराज्य की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 28, अबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों अबू धाबी जो है वह संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी राजधानी है। बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो था हैराइड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक संस्था की बात हो रही है दर्जा प्राप्त करने की, तो वो जो समिति बनी थी वो बनी थी ऑप्शन सी सिंघवी समिति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब इसकी सिफारिश की गई थी दोस्तों, तो यह 1986 ईस्वी में इसकी सिफारिश की गई थी। और बात करें कि संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था ग्राम पंचायतों को, तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों सरकारिया आयोग की, तो ये
केंद्र राज्य से संबंधित है, उसके शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय समिति का। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ब्रेल इनमें से किस पर आधारित होती है? प्रणाली आधारित होती है, वो बिंदुओं पर आधारित होती है और बिंदुओं के आधार पर ही उसको पढ़ा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके आविष्कार के बारे में तो ब्रेल प्रणाली की आविष्कार 1821 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसको ब्रेल लिपि बोला जाता है। और बात करें दोस्तों कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुई ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूरे विश्व स्तरीय मनाया जाता है 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 32 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में अगर बात करें कि इसमें कितने देश हैं तो वर्तमान में 191 देश अभी इस संगठन का सदस्य है। और बात करें भारत की तो भारत भी इस संगठन का सदस्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 तो कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और हाल ही में पहली इंजन रेलगाड़ी का जो इंजन रहित रेलगाड़ी का चलाया गया है वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें और क्वेश्चन नंबर 34 ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को दोस्तों झूमिंग कृषि भी बोला जाता है। आपको ध्यान में रखना है। झूमिंग कृषि इसी को बोला जाता है, काटो और जलाओ प्रतिरूप वाले कृषि को, जो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में उगाए जाते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो दोस्तों जो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बात करें दोस्तों कि इसको लगाया कौन था द्वैत शासन प्रणाली को, तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। और इसी संधि के बाद ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में। और उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो दोस्तों जो पुस्तक है ऑप्शन ए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। बात करें इनके लेखक के बारे में तो इनका लेखक है रमेश चंद्र दत्त। इनके लेखक है, ये आपको ध्यान में रखना है, रमेश चंद्र दत्त। बाकी अगर बात करें द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये तीनों पुस्तक दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 38 तो कह रहा है नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? दोस्तों जो पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणी है वह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन बलित पर्वत की बात करें तो यह हिमालय इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर ब्लॉक पर्वत को बोले तो ये भ्रंश पर्वत भी इसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों वो अरावली इसका करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में जो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वह शुभमन गिल बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात करें क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान को कितने साल पूरे हुए? दोस्तों 4 साल पूरे हुए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसमें बात करें तो 6,000 रुपए की राशि एक साल में 3 किस्त में किसानों के सीधे बैंक में भेजे जाते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो श्री हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 43, तो नागालैंड विधानसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेखानी जाफलू, जो नागालैंड विधानसभा में चुनी गई है प्रथम महिला। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। 29 जनवरी को खेला गया था। कहाँ खेला गया था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। और बात करें कि जो बेल्जियम, जो पिछले बार की चैंपियन थी बेल्जियम, इसको पेनल्टी शूट आउट में हरा करके जर्मनी इस बार चैंपियन बनी है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, 15 मई 2023 में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका जापान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के द्वारा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को यह दिया गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा में एम्स के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव का मंजूरी दिया गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बिहार के किस डैम को सीबीपीआई अवार्ड 2022 यानी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों वो डैम है ऑप्शन ए गया जी डैम को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिहार सरकार ने इसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस के सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, कह रहा है सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों जो वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है दोस्तों मुंगेर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, कह रहा है सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों वह मधुबनी जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बिना बीजों के उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्न। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चमगादड़, यानी जंतु परागण चमगादड़ द्वारा पौधे के परागण की विधि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 53 घटपर्णी नेपेंथेस चूहे, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये पौधा पाया जाता है भारत के मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बिना ऑक्सीजन के भोजन का अपघटन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और जिसमें श्वसन की उपस्थिति में होती है दोस्तों उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 55 घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों के डैश होता है। तो दोस्तों प्रयुक्त बलों का विरोध करता है घर्षण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है?
बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। CH4 जो है वह प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा में निहित होती है। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है वह ये यांत्रिक ऊर्जा में निहित होती है। ऑप्शन सी उसका इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की, तो वो क्या होता है? वह हाफ mv² होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की, P बराबर क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा, जहाँ पर m क्या होगा? तो द्रव्यमान मास हो जाएगा, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल त्वरण एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एच जो हो जाएगा वह ऊंचाई हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण करता है और बाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल हानि को सीमित रखता है? ऑप्शन बी, रंध्र उसको बोला जाता है जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन के जल को हानि को सीमित रखा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 59, पुताई की गई दीवारें डैश के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई पड़ती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पुताई की गई दीवारें 3 से 4 दिन के बाद चमकदार दिखाई पड़ती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूरज की स्थिति जिम्मेदार होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम के कारण यह होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकाबालिन नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों साइनोकाबालिन नाम से जो जाना जाता है वह विटामिन B12 को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें यहाँ पे विटामिन B3 की, तो विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। और विटामिन B1 की अगर बात करें तो विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को मरासमस रोग भी बोला जाता है या सूखा रोग भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एक आदर्श गैस नहीं है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? खनिज कर्नेटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कर्नेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरोधक क्षमता के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तपेदिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCG का टीका तपेदिक में दिया जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, 66, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों कच्चे तेल से जो बना उत्पाद नहीं है वह एंथ्रासाइड। वह कच्चे तेल से नहीं बनता है बल्कि वह कोयले का एक किस्म होता है। कोयले का किस्म होता है एंथ्रासाइड, जबकि गैसोलीन, डीजल और डामर ये तीनों कच्चे तेल से बनाया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया तथा डर्मेटाइटिस शामिल है। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलाग्रा बीमारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो स्टेथोस्कोप हो जाएगा, जिसके कारण हम लोगों के हृदय या फेफड़ों की ध्वनियों को सुना जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिथियम जो सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 71 तो कह रहा है निम्न में से क्या ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है। यानी गैर परंपरागत की बात हो रही है दोस्तों, तो कोयला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 72 की, तो कह रहा है बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है दोस्तों। तो बल के समीकरण में जो एफ होता है वह एम ए मास गुने एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, 73 नंबर कह रहा है पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 74 तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पुल लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों रस्ट जो होता है वह लोहे के जंगले धातु और पुलों को नुकसान पहुंचाता है, जंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन पाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आर्गन की अगर बात करें तो आर्गन जो है वह 0.9% पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्गन की बात अगर करें तो यह अक्रिय गैसों में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आर्गन अक्रिय गैस होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो हरा रंग जो उत्पन्न होता है वह बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। के लवण जो सबसे घुलनशील होते हैं दोस्तों वो होते हैं सोडियम के, जैसे NaCl। इनका जो लवण है वह सबसे और सबके तुलना में सबसे ज्यादा घुलनशील होते हैं। बात करें कि इनके घुलनशील का जो तापमान होता है 25 डिग्री सी तापमान की अगर बात करें तो इसमें जो इनका घुलनशील होता है NaCl का वो 360 ग्राम पर लीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 79 तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सफेद चींटी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है। दोस्तों व्हाइट एंट का जो दूसरा नाम है वह दीमक है। ऑप्शन ए टर्माइट यानी दीमक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों यह चींटी के फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ये कॉकरोच के फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 80 तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हीलियम, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बात करें जलवाष्प की तो ये है ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो मीथेन, अगर बात करें तो मीथेन के बाद ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस का है। उसके बाद बात करें तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में पाया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भूपट्टी में लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से नहीं है। तो दोस्तों जो 8 तत्व 98% भागों से मिलकर बना है इसमें से कार्बन नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन उसमें है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है उस 8 तत्व में। उसके बाद अगर बात करें तो एल्यूमिनियम है, उसके बाद अगर बात करें तो आयरन है, उसके बाद अगर बात करें तो आयरन के बाद सोडियम पोटेशियम है, उसके बाद बात करें तो मैग्नीशियम है, ये एक सोडियम है। तो इस तरह से 8 तत्व में जो है वो 98% भाग में पाया जाता है, बाकी जो है वह 2% भागों में पाया जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। दोस्तों तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन क्या होता है। बल गुने विस्थापन की अगर बात करें तो इसको कार्य बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 83 तो शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेटस से है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और रिकेटस से की अगर बात करें तो इसका संबंध हड्डियों से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों जो हाइड्रोजन होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में दोस्तों 6 तत्व पाए जाते हैं। पहला कौन होता है? फ्लोरीन। उसके बाद बात करें तो क्लोरीन। उसके बाद बात करें तो ब्रोमीन। उसके बाद अगर बात करें तो आयोडीन और बात करें तो स्टैटेटीन भी पाया जाता है। उसके बाद टेनिशीन टेनिशीन ये 6 तत्व हैलोजन वर्ग में पाया जाता है, जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आज के कुल ये 85 प्रश्न थे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती का मॉक टेस्ट नंबर दूसरा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 85 में से कितना सही किया। और इस दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो कि टेलीग्राम जो हमारे चैनल के नाम से ही है, द वे ऑफ स्टडी के नाम से। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसमें आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।